हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं गोपाल सर एजुबॉक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं, जहां पर हम चला रहे एक बेहतरीन सीरीज जिसमें हम कर रहे हैं डेली डोज ऑफ एमसीक्यू। चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले 2 लेक्चर में हमने काफी सारे अच्छे एमसीक्यू करे हैं। आज फिर से करने जा रहे हैं बेहतरीन एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So first question, how many base pair of DNA helix found in nucleosome? एक न्यूक्लियोसोम में कितनी बेस पेयर होती है डीएनए की? So first of all, we will learn the concept behind it. Now, what is nucleosome? We should know that what is nucleosome. So nucleosome किसे बोलते हैं? This question is from DNA packaging. डीएनए पैकेजिंग से ये क्वेश्चन है। हमें पता है कि डीएनए एक बड़ा ही लंबा सा धागा होता है जिसको अरेंज करना होता है हमारे न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, जिसमें 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। हम उसको मतलब ऐसे ही नहीं रख सकते, तो समेट के रखना पड़ता है। इसीलिए हम हमारे नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल को पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के सराउंडिंग रैप करते हैं। हिस्टोन is a globular protein, positively charged protein. क्यों positively charged है? Because there are some amino acid, positively charged amino acid on it. सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। तो हिस्टोन के ऊपर जो ये डीएनए रैप होता है, एक हिस्टोन के ऊपर डीएनए रैप होता है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक न्यूक्लियोसोम में हमारा डीएनए कितना लंबा होता है। सो इट इज फ्रॉम line of NCERT. There is very neat and clear line given in your NCERT that there are 200 base pair in one nucleosome. तो देखते हैं हमें हमारे ऑप्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 base pair wrong, 400 base pair, 500 base pair. Our right answer is D, 200 base pair. ठीक है। और बच्चों, न्यूक्लियोसोम वर्ड के साथ आपको एक और चीज याद रखनी होगी, दैट कि न्यूक्लियोसोम इज साउंड्स लाइक, मतलब वो एक जैसा दिख रहा है या हमें सुनाई पड़ रहा है न्यूक्लियोइड के जैसा। सो देयर आर टू सिमिलर वर्ड, सिमिलर तो नहीं कह सकते लेकिन एक जैसे, दैट विल माइट कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन। सो न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोइड एक जैसे दिखने वाले दोनों वर्ड अलग अलग है, आपको ये माइंड करके चलना है। न्यूक्लियोसोम क्या है अभी हमने डिस्कस करा। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोइड? तो न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए। न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो कभी भी आपको न्यूक्लियोइड वर्ड दिखाई पड़े, डोंट गेट कंफ्यूज। आपके बोर्ड में भी जैसे ये दोनों वर्ड, अगर इनके डिफरेंस आपको पूछे गए या एक्सप्लेनेशन इसका पूछा गया, then don't get confused. Okay, now move on to the next question. Next question is negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer in all. पिछले ही कंसेप्ट से क्वेश्चन है कि हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के अराउंड रैप होता है। तो सब में रैप होता है, इन चारों में से किसमें रैप नहीं हो रहा है ये हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं। मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पर करे थे, तो हमें पता है ड्रोसोफिला इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। देन पी, गार्डन पी, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पर करे थे, तो अगेन इट इज यूकैरियोटिक। देन न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा फ्रेंड्स, न्यूरोस्पोरा फंगस है। और खास एक बात इसमें कि जेनेटिकली जितने भी इन्वेंशंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसमें न्यूरोस्पोरा का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो सी इज न्यूरोस्पोरा। नाउ डी इज इक्वली क्या होता है? प्रोकैरियोट। नाउ back to the question, negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer in all except, तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में कभी भी
प्रोकैरियोट्स में कभी भी हिस्टोन नहीं होते। सो हिस्टोन, अगेन हिस्टोन is absent in prokaryotes. Histone is absent in prokaryotes. So our correct answer is D. Clear? Now move on to the next question. A heavy DNA is made to replicate for 3 generations in N14 containing medium. How many double-stranded DNA molecules shall possess N14 nucleotides? So first of all, we should know कि ये concept कौन से टॉपिक से है. This concept is from semi-conservative nature of DNA, जो दिया था मैसलसन एंड स्टोल ने. सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए मींस व्हाट, कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो रेप्लिकेशन में 2 स्ट्रैंड डीएनए की सेपरेट होती है और दोनों स्ट्रैंड के सामने एक डॉटर स्ट्रैंड बनती है. सो जो नया डीएनए बनता है, रेप्लिकेट होके जो नया डीएनए बनता है, उसमें एक स्ट्रैंड पुरानी वाली है और एक नई वाली है. दैट्स व्हाई द डीएनए इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव. तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें दिया था मैसलसन एंड स्टोल ने. तो उसी के रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हैवी डीएनए इज मेड. हमारे पास जो डीएनए है, अ हैवी डीएनए, सबसे पहले जब भी मैसलसन एंड स्टोल से कोई भी एमसीक्यू आता है तो आपको कंसंट्रेट करना होगा कि जो आपको डीएनए दिया गया हुआ है वो हैवी है, हाइब्रिड मतलब एक जिसमें स्ट्रैंड हैवी होती है, एक स्मॉल होती है, या दोनों ही, या लाइट डीएनए है, मतलब दोनों जो स्ट्रैंड है वो लाइट है. ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमें जो डीएनए दिया गया हुआ है वो हैवी है, हैवी इन द सेंस के N15 वाला. अब हम यहां पर कलर कोड यूज करेंगे. हैवी डीएनए को हम रेड से बना रहे हैं, व्हाइट डीएनए को लाइट से बना रहे हैं. तो हमें पूछा गया है कि हमारे पास एक हैवी डीएनए है जिसको हम ग्रो कर रहे हैं एक मीडियम में. अब जो मीडियम में जो नाइट्रोजन सोर्स बैक्टीरिया को मिल रहा है वो कैसा है, N14 वाला. तो आफ्टर कितनी जनरेशन, 3 जनरेशन, मतलब कि हमें 3 जनरेशन में जाना होगा और हमें काउंट क्या करना है, N14, मतलब लाइट न्यूक्लियोटाइड्स हमें काउंट करने हैं. ठीक है, कर लेते हैं काउंट. सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हैवी डीएनए है वो सेपरेट होगा फर्स्ट जनरेशन में. मैं यहां पर लिख रहा हूं ये फर्स्ट जनरेशन है. हैवी डीएनए क्या होगा, सेपरेट होगा. ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं क्योंकि हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. सबसे पहले हमारे पास ये हैवी डीएनए है जिसमें दोनों स्ट्रैंड N15 से बनी है. अब जब फर्स्ट जनरेशन होगी जिसे हम ग्रो कर रहे हैं N14 वाले मीडियम में, तो सबसे पहले ये सेपरेट होगी. ठीक है, सेपरेट होकर अब जो नई स्ट्रैंड इसके सामने बन रही है वो लाइट वाली बनेगी. इसको हम व्हाइट इंक से बना रहे हैं. सो नाउ वी गेट हाइब्रिड डीएनए जिसमें ऊपर वाला N14 है, ऊपर वाला N15 है और नीचे वाला N14 है. अगेन N15 एंड N14. तो ये फर्स्ट जनरेशन है. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड जनरेशन. अब सेकंड जनरेशन है. सेकंड जनरेशन में सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन वाला डीएनए जो है वो सेपरेट होगा. फर्स्ट जनरेशन वाला डीएनए सेपरेट होगा. ये हमारे दोनों रेड वाले सेपरेट हो गए. वेट, ये हमारे रेड वाले सेपरेट हो गए. अब व्हाइट वालों को भी सेपरेट करना होगा. अरे ये क्या हो रहा है, व्हाइट वालों को भी सेपरेट करना होगा. चलो, ये जो डीएनए हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का था वो सेपरेट हो गया. अब हम इसको किस में ग्रो कर रहे हैं, N14 वाले मीडियम में. तो सारी जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो N14 वाली बनेगी. तो हमें 4 पीसेस ऑफ डीएनए मिले जिसमें से सबसे पहले ये N15 वाला है और N14, 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 N15, N14, N14, N14. चलो, ये 2 जनरेशन कंप्लीट हो गई. अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड जनरेशन में. ठीक है,
तो थर्ड जनरेशन में सबसे पहले ऊपर वाला जो हाइब्रिड डीएनए है उसको हम सेपरेट करके दिखा रहे हैं, जिसमें हैवी चेन को, हैवी स्ट्रेन को हम रेड इंक से दिखा रहे हैं। यहां पर भी हैवी स्ट्रेन हमारे पास रेड इंक से है, देन लाइट वाली, फिर दोनों लाइट वाले, फिर लाइट वाली और नीचे दोनों लाइट वाले। अब हम इसको भी N14 वाले मीडियम में ही ग्रो कर रहे हैं, तो सामने जो नई स्ट्रैंड बन रही है वो सारी लाइट वाली ही बन रही है। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये हमें 8 डीएनए मिल चुके हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि N14 वाले कितने हैं। तो अवर आंसर इज वेरी इजी। अगर हम इसको निकाल दे, ये हाइब्रिड है, इसको निकाल दे, ये भी हाइब्रिड है, तो हम गिन लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें लाइट वाले कितने मिल रहे हैं? 6। सो अवर आंसर इज 6। अवर आंसर इज ए 6। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following does not follow the central dogma of molecular biology? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 ऑर्गेनिज्म यहां पर ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसमें से सेंट्रल डोगमा कौन फॉलो नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ हम किससे बुलाते हैं? सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ हम किससे बुलाते हैं? डीएनए में से डीएनए बनता है, डीएनए में से आरएनए बनता है, और आरएनए में से प्रोटीन बनता है। तो ये जो पूरी सीक्वेंस है इसे हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। डीएनए में से डीएनए बनता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज रेप्लिकेशन। उस प्रोसेस को कहा जाएगा रेप्लिकेशन। डीएनए में से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए में से प्रोटीन बन रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। सो दिस इज सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ क्या होती है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 ऑर्गेनिज्म है, कौन ये वाला पाथवे फॉलो नहीं करता। सो लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोली, पता है हमें सर्कुलर डीएनए होता है इकोली में। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। तो इकोली हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। देन पी, गार्डन पी, अगेन इट इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक प्लांट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इज डी, एचआईवी। क्यों एचआईवी आ रहा है? हमने एचआईवी के बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ा है कि एचआईवी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। तो फ्रेंड्स, जिस किसी भी वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उस आरएनए को सबसे पहले कन्वर्ट होना पड़ता है डीएनए। क्यों? क्योंकि आरएनए इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल। आरएनए खुद से अपने आप को नहीं बना सकता। अगर उनको अपनी कॉपीज बढ़ानी है तो आरएनए इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन द डीएनए। तो सबसे पहले जिस किसी भी वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा डीएनए में। तो डीएनए में से आरएनए बन रहा है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो अगर आरएनए में से डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर डीएनए में से आरएनए बनेगा और फिर प्रोटीन बनेगा। तो यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ वाले पाथवे में, और क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ में कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है। तो अवर करेक्ट आंसर इज एचआईवी। क्लियर बच्चों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय, आरएनए प्राइमर जो होता है वो कौन से मॉलिक्यूल से रिमूव होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि आरएनए प्राइमर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है और डीएनए की दोनों स्ट्रैंड
एक दूसरे से सेपरेट होती है तब आरएनए प्राइमर इनिशिएशन के लिए जुड़ता है। प्रोसेस को इनिशिएट करवाने के लिए यहां पर आरएनए प्राइमर जुड़ता है। अब आरएनए प्राइमर है क्या? हमें पता है कि आरएनए प्राइमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। आरएनए प्राइमर क्यों जुड़ता है फ्रेंड्स? क्योंकि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो डीएनए पोल 3, मतलब उसका मेन हीरो कौन है? डीएनए पोल 3। डीएनए पोल 3 प्रोसेस को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से इनिशिएट नहीं कर सकता। डीएनए पोल 3 दो कंडीशन में काम करता है और दोनों कंडीशन एक दूसरे से दोनों ही अलग है। कैसे? जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज काम सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे करेगा। पहली कंडीशन क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड पर ही काम करेगा, ठीक है। लेकिन इनिशिएशन के लिए उसको डबल स्ट्रैंडेड चाहिए। मॉलिक्यूल कौन सा चाहिए? डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनाने के लिए टेम्पररी फॉर्म पर यहां पर आरएनए प्राइमर जुड़ता है। अब जैसे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है तब इस आरएनए प्राइमर को रिमूव भी तो करना होता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो आरएनए प्राइमर को रिमूव हम करते हैं वो कौन सा एंजाइम करता है? तो अगेन आवर आंसर इज डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन बच्चों हमें यहां पर एक चीज माइंड करनी होगी कि डीएनए पॉलीमरेज यहां पर ऑप्शन में आपको दिया गया हुआ डीएनए पॉलीमरेज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज: DNA pol 1, DNA pol 2 and DNA pol 3. Among these three, DNA pol 1 will remove RNA primer और DNA pol 1 RNA primer को रिमूव करता है। उस एक्टिविटी को कहा जाएगा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को कहा जाएगा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 2 डीएनए पोल 2 और डीएनए पोल 3 दोनों शो करते हैं प्रूफ रीडिंग, बट you know that we will mention it in the process of DNA replication, ठीक है। so our correct answer is DNA polymerase। तो मजा आया बच्चों? तो आज के दिन के जो 5 एमसीक्यू है वो हमने कंप्लीट करे। सो लास्ट में राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है और जिसने रात के अंधेरों से जंग जीती है वही सूरज बन के चमकता है। सो अगर आपको चमकना है तो पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।